हेलो स्टूडेंट्स, यह मैं हूँ झारखंड सार संग्रह का बुक है जो कि देव कुमार सर के द्वारा लिखा गया है और पूरा बुक हम लोग कवर कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुक बहुत बढ़िया है। सार संग्रह का जो बुक है वो काफ़ी अच्छा लगा हमको और इसीलिए हम पूरा बुक कवर कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग और भी बुक्स को कवर किए हैं, आप चैनल पर जा कर के उन सभी को देख सकते हैं। आज जो टॉपिक है वो है झारखंड का इतिहास और उसके अंदर में चैप्टर है छठा, प्रागैतिहासिक काल और झारखंड। जैसा कि आप बुक को देखेंगे तो आपको काफ़ी इमेज इसमें देखने को मिलेगा और बुक में इमेज होने से बुक पढ़ने में काफ़ी मन लगता है। तो चलिए, सबसे पहला है प्रागैतिहासिक काल और झारखंड। इसमें भारतीय इतिहास का काल विभाजन बताया गया है। भारतीय इतिहास का जब हम लोग काल विभाजन करते हैं तो उसको हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक पीरियड कहलाता है, आद्य ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और ऐतिहासिक काल हिस्टोरिकल पीरियड कहलाता है। एक एक करके सबका डिफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, वैसा काल जिसमें मनुष्यों को किसी प्रकार की लिपि एवं लेखन कला का ज्ञान नहीं था एवं इससे संबंधित जानकारी पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, उसी को प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल कहा जाता है। सर्वप्रथम विश्व स्तर पर प्रागैतिहासिक शब्द का प्रयोग डैनियल विल्सन ने 1851 ईस्वी में किया था, जबकि भारत में सर्वप्रथम पाषाण काल से संबंधित अनुसंधान कार्य रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में किया था। दोनों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखेंगे। डैनियल विल्सन 1851 ईस्वी और रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी। दूसरा डेफिनेशन है आद्य ऐतिहासिक काल का, वैसा काल जिसमें मनुष्यों को लेखन कला का ज्ञान था लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका। इन लोग लिखे लेकिन उसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। आद्य ऐतिहासिक काल कहलाता है। सिंधु एवं वैदिक सभ्यता इस काल के घोतक है, क्योंकि सिंधु और वैदिक सभ्यता में जो मोहर था उसमें जो लिखा हुआ है वो आज भी समझा नहीं जा सका है। फिर है ऐतिहासिक काल, वैसा काल जिसमें मानव के क्रियाकलापों का लिखित विवरण मिलता है एवं इसे पढ़ा जा सकता है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। भारत के दृष्टिकोण से यह काल ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में शुरू होता है। कालक्रम के दृष्टिकोण से यह काल मानव सभ्यता का मात्र 0.001% है। 0.001% यानी कि बहुत कम, यानी कि जो हम लोग पढ़ पाए हैं जिस इतिहास को वो बहुत कम है हम लोग के पास लिखित। अब हम लोग प्रागैतिहासिक काल जो हमारा चैप्टर है उसको हम लोग 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। सबसे पहले पुरापाषाण काल के बारे में जानेंगे और झारखंड की क्या स्थिति है और पुरापाषाण काल के क्या क्या अवशेष हम लोग को झारखंड के मिले हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर मध्य पाषाण काल में जो इम्पॉर्टेंट है और झारखंड से जो भी अवशेष हमको मिला है वो पढ़ेंगे। फिर इसी प्रकार से हम लोग नवपाषाण काल को भी देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पुरापाषाण काल इम्पॉर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले इसका जो समय है उस पर ज़रूर ध्यान रखें। तो लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व हम लोग पुरापाषाण काल कहते हैं। इस काल के लोग गुफाओं में रहते थे। वे भोजन के लिए मुख्य रूप से शिकार पर निर्भर करते थे। वस्तुतः ये आखेटक यानी कि शिकारी थे एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में हथियार के रूप में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया जाता था तथा इस काल में ही आग की खोज हो गई थी। आग की खोज हो गई थी लेकिन उसके उपयोगिता के बारे में लोग नहीं जानते थे। ठीक है, ये बात जरूर याद रखिएगा। पुरापाषाण काल के लोग आग से तो परिचित हो गए थे लेकिन उसके उपयोग के बारे में नहीं जानते थे। अब आप ध्यान से देखिए, पुरापाषाण कालीन औजार काफ़ी अनगढ़ औजार जैसा दिखता है। ठीक है, एज यूजुअल कहीं इन लोगों को फेंका हुआ मिल गया होगा और उसको ये औजार के रूप में यूज़ कर रहे हैं। इसमें इन्होंने अपने से कोई कारीगरी नहीं किया है, तो ये पूरा पाषाण कालीन औजार है। अब धीरे धीरे ये लोग जब उस पर अपनी कारीगरी करेंगे तो आधुनिकता की ओर बढ़ेंगे और औजार आधुनिक होने लगेगा। उससे इम्पॉर्टेंट कि पूरा पाषाण काल में हमारे झारखंड में हम लोगों को क्या मिला है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको यहीं से पूछा जाएगा। झारखंड में इस काल के अवशेष पश्चिमी सिंहभूम का लोटा पहाड़ जहां प्रस्तरकालीन आदि मानव केंद्र मिला। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम के आसनबानी से भी अवशेष मिले हैं।
रांची, हजारीबाग, और हजारीबाग का पूछे तो करसों से मिला है। इसके अलावा बोकारो से भी, देवघर, दुमका, धनबाद, पलामू। पलामू का जगह याद रखिएगा, झाबर और बाजना। इन जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुआ है इस काल का अवशेष, यानी कि पूरा पाषाण काल का अवशेष मिला है। अब टॉपिक चेंज होगा, अच्छा सॉरी, एक लाइन बच गया ना। पूरा पाषाण काल में ही मानव इतिहास की लगभग 99% घटनाएं हुई थी। 99% घटना इसलिए हुआ होगा क्योंकि आप समय पर ध्यान रखें तो ये लगभग 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व है, यानी कि लगभग लाखों साल का बात हो रहा है। तो लगभग 99% घटनाएं इसी काल में हो गई हैं, ऐसा माना जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इसका समय है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। झारखंड के इतिहास की शुरुआत पूरा पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज से मानी जाती है। पूरा पाषाण काल, अगर कभी पूछे कि मध्य पाषाण काल से झारखंड के इतिहास को जोड़ते हैं, नहीं, पूरा पूरा पाषाण काल से हम लोग मेसोलिथिक एज में कहते हैं कि झारखंड का इतिहास जुड़ा हुआ है। इस काल के लोग भी गुफाओं में रहते थे। औजार के रूप में छोटे और नुकीले पत्थरों का प्रयोग होता था तथा लोगों ने पशुपालन शुरू कर दिया था। यहाँ पे थोड़े थोड़े लोग क्या हो रहे हैं, आधुनिक हो रहे हैं, थोड़े समझदार हो रहे हैं। ये लोग अब पशुपालन करने लग गए हैं। इस काल में ही अंत्येष्टि संस्कार की शुरुआत हो चुकी थी, यानी कि अब ये लोग अपने जो सगे संबंधी परिवार समूह के लोग हैं, अगर वो मर जा रहे हैं तो उनका आदरपूर्वक ससम्मान अंतिम संस्कार हो रहा है। ये भी दिखाता है कि अब ये लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सोशल हो रहे हैं। अब देखिए आप, मध्य पाषाण कालीन औजार का इमेज दिया हुआ है, जो कि जब आप पूरा पाषाण कालीन से इसको कंपेयर करेंगे तो काफ़ी नुकीला और छोटा हो गया है। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि झारखंड में हमको क्या क्या अवशेष और कहाँ मिला है। तो झारखंड में इस काल के अवशेष पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, धनबाद, हजारीबाग, दुमका, पलामू आदि जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का समय है 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व। समय पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से सीधे बनता है। इस काल में लोग झोपड़ियों के साथ साथ समूहों में रहने लगे थे। पहले अभी तक में हम लोग 2 पाषाण काल पढ़े, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो हम लोग पढ़े कि वो लोग कहाँ रह रहे हैं, गुफाओं में रह रहे हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि अब वो गुफा से निकल के झोपड़ी में साथ साथ समूह में रह रहे हैं। लोगों ने पशुपालन के साथ साथ कृषि कार्य की भी शुरुआत कर दी है। अब यहाँ लोग कृषि करने लग गए हैं। इस काल में पत्थरों से तक्षनी, खुरचनी, भाले की नोक आदि बनाए जाने लगे थे। इस काल में पूजा उपासना की शुरुआत हुई थी और आग का उपयोग मुख्य रूप से कुम्भकारी के लिए होने लगा था। लगभग खाना बनाने के लिए भी ये लोग धीरे धीरे आग का यूज समझ गए थे। झारखंड में पाए जाने वाले गोल, हस्त कुठार एवं दूसरे शिल्प उपकरण प्रमाण देते हैं कि नवपाषाण कालीन सांस्कृतिक प्रभाव 2 बार क्रम में आए थे। संभवतः पहला सांस्कृतिक अतिक्रमण 1500 ईसा पूर्व के लगभग एवं दूसरा इससे पूर्व हुआ होगा। देखिए, कोई भी संक्रमण मतलब कुछ भी अगर चेंजेस आ रहा है तो वो एक बार में नहीं आएगा। तो वही कह रहा है कि लगभग 2 बार में, हमारे जो वैज्ञानिक होंगे, इतिहासकार होंगे, उनका कहना है कि लगभग ये जो ट्रांजिशन हुआ वो लगभग 2 बार में हुआ। ठीक है, तो पहला समय इन लोगों ने कहा कि संभवतः पहला सांस्कृतिक अतिक्रमण या जो चेंजेस है वो 1500 ईसा पूर्व के लगभग हुआ और दूसरा जो था वो उससे भी पहले ही हुआ होगा। ठीक है, ये बताया जा रहा है। अब नवपाषाण कालीन औजार और उपकरण देखिए, काफ़ी चेंजेस हो गया है इसमें। ठीक है, तो ये सभी इमेज जो है नवपाषाण कालीन औजार और उपकरण के हैं। झारखंड में इस काल के अवशेष पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, लोहरदगा, हजारीबाग, पलामू आदि जिलों में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। अब जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा, रोरो नदी का संबंध पाषाण कालीन औजारों से है। यहाँ रेफरेंस बताए हैं सर, ये जो बार बार हम लोग नहीं पढ़ेंगे लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लीजिए। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के अवधि, जो समय पीरियड लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, ये लिखा हुआ है, वो उन्होंने लिया है JCERT पुस्तक के अनुसार। तो ये रेफरेंस बता दिए कि बुक से लिए हैं, NCERT JCERT, तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे धातु युग। अब अगला जो टॉपिक है वो है धातु युग। धातु युग को भी पढ़ते वक्त हम लोग इसको 3 पार्ट में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है ताम्रपाषाण काल, दूसरा कांस्य युग और तीसरा लौह युग। नवपाषाण युग के बाद, जो अभी आप नवपाषाण युग पढ़ रहे थे, उसके बाद धातु युग अस्तित्व में आया।
इन दोनों के बीच के संक्रमण काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, जिसमें पाषाण यानी कि पत्थर के साथ साथ ताम्र यानी कि तांबा जो कि एक धातु है उसके उपकरणों का भी उपयोग होता था। इसलिए इसको हम लोग बीच बीच का नाम दे दिए और ताम्रपाषाण काल। देखिए, जब कोई भी समय या फिर समाज में कुछ भी चेंजेस होता है तो एक दिन में नहीं होता, उसको समय लगता है। और वही जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड होता है वो दोनों में घुला मिला सा होता है। इसीलिए इस समय में लोग ताम्र का भी मतलब कि तांबे का उपयोग भी समझ में आए थे, लेकिन जो पत्थर का प्रयोग पहले से चला आ रहा था साथ में वो भी दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो इसीलिए बीच बीच में इसको ताम्रपाषाण युग कहा गया। ताम्रपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। टाइम पीरियड पर जरूर ध्यान रखेंगे। इस काल में पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था, जिससे स्पष्ट है कि मानव द्वारा प्रयुक्त पहला जो धातु था वो तांबा था। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम धातु तांबा था। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आगे भी। झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु गुमला एवं सिंहभूम था। जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। झारखंड की असुर, बिरजिया, बिरहोर आदि जनजातियां तांबे से उपकरण बनाते थे। ठीक है, ये हमारी आदिम जनजातियां हैं। हम लोग ताम्रपाषाण काल पढ़ लिए। अब अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कांस्य युग। इस युग में तांबा में टीन मिलाकर कांसा का निर्माण कर बर्तन और औजार बनाए जाने लगे थे। हम लोग पढ़े हैं केमिस्ट्री में कि कांसा कैसे बनता है, तो तांबा में टीन मिलाकर बनता है। झारखंड के असुर झारखंड की प्राचीनतम जनजाति व बिरजिया जनजातियां इस युग के सूत्रधार माने जाते हैं, है ना। सामान्यतः भारत के स्तर पर हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब अगला है लौह युग। इस युग में लोहे से निर्मित वस्तुएं, उपकरण बनाने और उपयोग करने की शुरुआत हुई। झारखंड की असुर तथा बिरजिया जनजातियों को लौह युग के सूत्रधार का श्रेय जाता है। असुर तथा बिरजिया जनजातियों द्वारा उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया गया था। झारखंड से लोहे को मेसोपोटामिया तक भेजने का प्रमाण मिलता है, जहाँ के दमसिक शहर सीरिया में है। ठीक है, दमसिक शहर में इससे तलवारों का निर्माण किया जाता था। इससे स्पष्ट होता है कि झारखंड के विदेशों से संपर्क थे, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, नेशनल भी नहीं, विदेशों से यहाँ व्यापार देखने को मिल रहा है। भारत में लोहे के प्रयोग की जानकारी 1000 बीसी के आसपास मिलनी शुरू होती है, यानी उत्तर वैदिक काल से लोहे का प्रयोग प्रारंभ माना जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब पॉइंट पर ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ठीक है, यही सब आपका क्वेश्चन बनता है, तो इस सब पर ध्यान रखना है। तो इसी के साथ चैप्टर समाप्त होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप पूरा वीडियो फॉलो करते चले जाइएगा, क्योंकि हम लोग पूरा बुक कवर करेंगे, बीच में उसको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो पूरा बुक का अगर आपको सार संग्रह मैं हूँ झारखंड पढ़ना है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।